ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो अपने फेवरेट वॉइस एक्टर की वॉइस को एंजॉय कर रही होती है। आज की रिकॉर्डिंग में वो कह रहा होता है कि हम रोज जिससे भी मिलते हैं, जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारा और इस दुनिया का कनेक्शन होता है और उसमें भी कुछ सरप्राइज छुपे होते हैं। जिया अपनी आंखें बंद करके उसकी वॉइस सुन ही रही होती है। फिर तभी वो रिकॉर्डिंग ख़त्म करता है और कहता है कि अब नेक्स्ट शो में मिलते हैं। तो वो अपसेट हो जाती है कि बस इतना ही, आखिर हम फैंस लोग के लिए ये तो बहुत ही कम हुआ, हमें तो इससे ज़्यादा सुनना है। फिर इतने में जिया देखती है कि बाहर बारिश होने लगी है, तो उससे अपने प्लांट्स की बहुत ही फिक्र होती है जो बाहर रखे थे। वो जल्दी से फिर उन्हें अंदर लेती है और देखती है कि एक बंदा जो कि व्हील चेयर पर है, वो रोड पे से उसे ऊपर नहीं ले पा रहा होता है और फंस गया होता है। तो जिया जल्दी से उसकी हेल्प करने जाती है। तभी वो उसके ऊपर अम्ब्रेला करके उसे बारिश से बचाता है और इसे थैंक यू बोलता है कि वो उसके ऊपर चढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो जिया शॉक हो जाती है कि वॉइस कितनी जानी पहचानी है। फिर वो उसकी व्हील चेयर को ऊपर चढ़ा देती है और तभी इतने में उसका पैर स्लिप होता है और वो उसकी व्हील चेयर पर ही बैठ जाती है। और फिर वो उस बंदे को देखती रह जाती है और सोचती है कि इसकी वॉइस भी इतनी अच्छी है और ये इतना हैंडसम भी है और ये कोई और नहीं, हमारा मेन लीड है और इसका नाम लू है। या फिर जिया उसे अपनी शॉप में ले आती है और कहती है कि जब तक बारिश रुक नहीं जाती तो मेरी शॉप में रेस्ट कर सकते हो। तो फिर वो उसे थैंक्स बोल देता है और यहाँ पर जिया फिर उसके लिए भी टॉवल लेकर आती है और कहती है कि तुम अपने आप को पोंछ लो, नहीं तो फिर सर्दी लग जाएगी। फिर यहाँ पर अचानक से जिया का अलार्म बजने लगता है, जिसमें उसके फेवरेट वॉइस एक्टर की वॉइस लगी होती है और वो उसे कोई बेल रिंग करने के लिए उसे याद दिला रहा होता है। जल्दी से फिर बेल रिंग कर लेती है और उसे बता देती है कि वो मैंने अलार्म क्लॉक लगाई थी। तो लू पूछता है कि तुम्हें भी वॉइस एक्टर रैन पसंद है। जिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि तुम उसे जानते हो। फिर यहाँ पर लू से बताने चाह रहा होता है कि वो वॉइस एक्टर रैन कोई और नहीं, वो खुद है। पर इतने में जिया उसे बताने लगती है कि वो उसका आइडल है, लेकिन वो बहुत ही मिस्टीरियस है, आज तक उसे किसी ने देखा नहीं है। वो कहती है कि लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर मुझे अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, उसके पैर हाथ सब लंबे लंबे होंगे और वो जब चलता होगा ना तो लोग तो बस उसे देखते रह जाते होंगे। तो यहाँ पर लू ये सब सुनकर सोचता है, लेकिन वो उसको बता देगा कि उसका आइडल वही है और फिर वो कितनी डिसअपॉइंटेड हो जाएगी ये जानकर कि वो डिसेबल है। फिर बारिश रुकी नहीं रही होती है और जिया अपना फ्लावर्स कट करने का काम कर रही होती है। तभी लू इस बारे में सोच रहा होता है कि इतनी देर हो गई, बारिश रुकी भी नहीं है, तो जितना देर मैं यहाँ पे रहूँगा तो ये लड़की भी तो अपने घर नहीं जा पा रही होगी। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास चार्जर होगा क्या, मुझे टैक्सी बुक करने के लिए अपना फ़ोन चार्ज करना था। तो फिर वो कहती है कि लाओ तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर देती हूँ। वो कहती है कि देखो तुम मुझे गलत मत समझना, असल में मेरे यहाँ शॉप में कोई भी चार्जिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो तुम बिल्कुल मत सोचना कि मेरे तुम्हारे लिए कोई गलत इंटेंशन है और मैं कुछ करना चाहती हूँ। और फिर वो अपने मुंह पे मार के सोच रही होती है कि आखिर मैं ये सब बोल क्या रही हूँ। उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे बिलीव है, ठीक है फिर तुम मेरी हेल्प कर दो टैक्सी बुक करने में, मैं तुम्हें कैश में पैसे दे दूंगा। तो वो बताती है कि अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं भी घर जाऊंगी। फिर जिया जिस फ्लावर को कट कर रही थी उसके बारे में लू से पूछने लगता है कि क्या मैं वो फ्लावर खरीद सकता हूँ। तो फिर वो बताती है कि ये फ्लावर ये तो मेरा फेवरेट फ्लावर है, तो इसको जल्दी सब कोई खरीदता नहीं है, तो मेरा बहुत ही लॉस हो गया, लेकिन सच में तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है, तो ठीक है ये फ्लावर तुम्हारे लिए। फिर कहती है कि लाओ अपना एड्रेस बता दो। तो जैसे ही लू से अपना एड्रेस बताता है और जिया टाइप कर रही होती है, तभी वो रुक कर कहती है कि तुम भी यहाँ पे रहते हो। तो फिर वो भी शौक होता है कि तुम भी सेम जगह रहती हो, तो वो स्माइल कर रही होती है। फिर दोनों साथ में अपने इसी एरिया के पास आ जाते हैं। फिर जिया यहाँ उसे अपने बिल्डिंग नंबर बता रही होती है और लू से आज के लिए थैंक यू बोलने लग जाता है और कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें ट्रबल हुआ होगा ना। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये कोई ट्रबल की बात नहीं थी। फिर वो आज की जो रिकॉर्डिंग उसने सुनी थी वो ही वर्ड्स कहने लग जाती है कि रोज हम जिससे मिलते हैं एक्सपीरियंस करते हैं, वो आखिर इस दुनिया और हमारा कनेक्शन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो उसे बाय बाय बोलकर भाग जाती है और यहाँ पर लू बस उसे देखता रह जाता है और फिर वो बहुत ही खुश होकर उसे मनी मन थैंक्स करके चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने घर आने के बाद अपने कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल देती है और फिर वो अपने ग्लासेस को ढूंढ के उन्हें पहन लेती है और कहती है कि तुम तो मुझसे कहीं दूर ना जाया करो, नहीं तो तुम्हारे बिना मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगी। जिया डिसाइड करती है कि चलो सोने से पहले रैन की आज की वॉइस रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेती हूँ, फिर सोऊंगी। फिर वो अपना फ़ोन ढूंढती है पर पर्स में उसे मिलता ही नहीं है। तभी उसे याद आता है कि जब वो आज उसकी व्हीलचेयर को मूव कर रही थी तभी शायद उसका फ़ोन उसकी व्हीलचेयर के बैग में चला गया है। दूसरी तरफ लू अपने घर पे होता है और तभी उसके व्हीलचेयर में से फ़ोन रिंगटोन की आवाज़ आती है, तो वो जिया का फ़ोन उसमें से निकालता है। में उसकी फ़ोटो भी लगी होती है, तो वो पहचानता है ये उसका फ़ोन है। देखता है कि बार बार किसी का कॉल आ रहा होता है
तो फिर वो सोचता है कि शायद क्या पता कोई ज़रूरी कॉल होगा, तो वो तुरंत ही कॉल उठा लेता है। और कॉल पर जिया की मॉम उसे डांटने लगती है कि क्या तुम्हारे बहुत ही पर हो गए, मैं तुम्हें सिर्फ ब्लाइंड डेट पर जाने बोल रही हूँ, तो तुम ऐसे नहीं जाओगे, मेरी बात नहीं सुनोगी। तो लू कहने लगता है कि असल में जिया का फ़ोन मेरे पास है। तो जैसे ही जिया की मॉम लू की आवाज़ सुनती है तो कहती है कि तुम जिया के बॉयफ्रेंड होंगे ना। लू इससे पहले कुछ बताने जाता है, तभी उसकी मॉम कह देती है कि सॉरी तुम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, तुम लोग आराम से अपना टाइम एंजॉय करो। और फिर वो कॉल रखती है और सोचती है कि जब इस लड़की के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो मुझे बता देना चाहिए था ना, मैं फालतू में ही फिक्र कर रही थी। फिर कॉल कट होते ही लू यहाँ पर सोचने लगता है कि यानी उसका नाम जिया है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि जिया यहाँ यूनिट नंबर 1 की बिल्डिंग के पास आकर खड़ी होती है और सोचती है कि अब आखिर इसमें से वो कौन से फ्लोर पे रहता है और कौन से रूम नंबर में रहता है, मुझे तो पता भी नहीं है और ना मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से इस बारे में पूछने जाती है, जो कि यहाँ पर मज़े में सो रहे होते। वो उन्हें आवाज़ देती है कि अंकल क्या आप मुझे इस बारे में पता करके बता दोगे कि यूनिट 1 में जो एक हैंडसम व्हील चेयर वाला बंदा है वो किस फ्लोर पे रहता है। वो अपनी आईडी दिखाने लगती है कि आप देख सकते हैं कि मैं कोई बुरी पर्सन नहीं हूँ। तभी अंकल तो सोने में लगे होते हैं और उसे इशारों में बता देते हैं। जिया सोचती है कि मैं क्या करूं, अगर मैं गलत रूम पे नॉक करूंगी तो फिर कितना एम्बैरसिंग लगेगा मुझे। तभी इतने में जिया को एक फेस्टिवल एक्टिविटी के बारे में याद आता है और फिर वो सेंटा क्लॉस वाला गेटअप करके उन्हें सरप्राइज में चॉकलेट देखकर देखने गई होती है कि आखिर उस घर में लू रहता है कि नहीं। पर यहाँ पर इतने सारे घर देखने के बाद भी उसे नहीं मिलता। फिर वो एक और डोर पे नॉक करती है जहाँ पर कोई और ही लड़का दरवाजा खोलता है, तो वो अपसेट जाती है कि यहाँ पे भी वो नहीं रहता। तभी चैन जिया को पहचान लेता है और उसका नाम लेकर उसे आवाज़ देता है, तो वो पीछे मुड़ती है और फिर अपना चश्मा हटाकर उसे अच्छे से देखती है और कहती है कि चैन तुम यहाँ पर। वो कहती है कि आखिर तुमने मुझे ऐसे में पहचाना कैसे। और तभी यहाँ पर लू पूछता है कि चैन आखिर कौन आया है। तो जैसे यहाँ पर जिया लू को देखती है तो वो तो शॉक रह जाती है और फिर उसे देखती रहती है। चैन उसे अंदर ले लेता है और जिया कर इन लोग को बता रही होती है कि असल में मैंने कम्युनिटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करी थी, तो आज मैं सेंटा क्लॉस हूँ और तुम लोग को गिफ्ट देने आई हूँ। फिर वो उन लोग को चॉकलेट दे देती है। चैन कहता है कि लेकिन क्रिसमस तो कब का जा चुका है ना। तो फिर वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये तो असल में लेट सरप्राइज है। तो चैन कहने लगता है कि तुम तो इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तभी जिया और लू दोनों ही एक साथ पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों कैसे मिले। और फिर दोनों शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तब यहाँ चैन बताने लगता है कि ये जिया है मेरी कॉलेज की क्लासमेट। और फिर वो लू के बारे में बताता है कि ये लू है मेरा भाई। तो जिया कहती है कि ये तुम्हारा भाई है, यानी तुम दोनों फैमिली हुए, कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया है। तो फिर चैन कहने लग जाता है कि मैंने सुना कि कल रात तुमने हीरोइन की तरह मेरे भाई को बचाई थी, ये भी कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। तो फिर वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तभी इतने में लू जिया को उसका फ़ोन देने लगता है और कहता है कि क्योंकि उसके पास उसका कांटेक्ट नंबर नहीं था, उसने सोचा था कि वो इस फ़ोन को सेक्रेटरी रूम में दे देगा ताकि उस तक पहुंच जाए। तो जिया लू को थैंक्स बोल रही होती है और चैन कहने लगता है कि अभी तक आप दोनों ने वीचैट पर एक दूसरे को ऐड नहीं करे। वो कहने लगता है कि भाई इसमें तो आपकी गलती है, आखिर कोई अपनी जान पर खेलकर आपको बचाता है तो आपको कम से कम पोलाइटली रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए। तो लू कहने लगता है कि चुप हो जाओ, स्लो बोलो थोड़ा। फिर वो जिया को कल रात के लिए थैंक यू बोल रहा होता है और कहता है कि बदले में वो उसे डिनर की ट्रीट देना चाहता है और इसी बहाने वो उसका वीचैट लेना चाह रहा होता है अपना फ़ोन निकाल कर। पर इतने में जिया उसे कह देती है कि नहीं नहीं, इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, हम तो नेबर्स हैं, इसलिए डिनर की क्या ज़रूरत है। और फिर वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है और इतने में लू को याद आ रहा होता है कि कल उसने जिया की मॉम का कॉल उठाया था और उन्होंने उसे जिया का बॉयफ्रेंड समझ ली थी। फिर वो इस बारे में जिया को बता रहा होता है कि कल उसकी मॉम ने कॉल करी थी। तभी इतने में जिया कहती है कि रुको, मेरे शॉप में एक बहुत ही बड़ा कस्टमर आया है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। फिर वो उसे बाय बोलकर भाग जाती है और लू बस जिया को जाता हुआ देखता रह जाता है। तो चैन कहने लगता है कि भाई आप कितने ज़्यादा डर रहे हो, अगर आप उसे पसंद करते हो तो आपको उसे चेस करने के लिए पीछे जाना चाहिए। वो कहता है कि तुमने क्या मुझे अपनी तरह समझा है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे पीछे लगी रहती है तो तुम डर के मारे वॉशरूम में छुपे हुए होते हो। तो चैन गुस्सा हो जाता है कि भाई जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो अंदर जाता है। जैसे ही लू को ग्रैंडपा का कॉल आता है तो चैन सुनने के लिए आ जाता है। ग्रैंडपा कॉल पर लू को काम के लिए बुलाए होते तो वो फिर अपनी जॉब के बारे में बता रहा होता है। तो उसके ग्रैंडपा फिर कहने लगते हैं कि अपनी बेकार सी जॉब को छोड़ो, आखिर उसमें रखा ही क्या है जो तुम हर दिन उसमें बिजी रहते हो। तभी यहाँ पर लू गुस्से में फिर चैन को फ़ोन पकड़ा देता है और चैन ग्रैंडपा से कहता है कि आप गुस्सा मत हो ग्रैंडपा। फिर हम देखते हैं कि जिया अपनी शॉप में होती है और कह रही होती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है। तभी उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि वीबो पर एक पोस्ट आया है जिसमें
बताया जा रहा है कि तुम्हारा वॉइस एक्टर रैन आज की छुट्टी लेने वाला है, उसे शायद कोल्ड हो गया है। तो जिया भी जल्दी से फिर इस न्यूज़ को देखती है और वो रैन के लिए प्रे करने लगती है कि वो जल्दी से बस ठीक हो जाए। फिर इतने में जिया को चैन की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि तुम मेरे लिए एक 99 रोज़ का अच्छा सा फ्लावर बकेट बना दो, मुझे एक लड़की को प्रपोज करना है। तो वो कहती है कि 99 रोज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब वाला लगेगा, मैं तुम्हें और अच्छे फ्लावर सजेस्ट कर सकती हूँ जो कन्फेशन के लिए बेस्ट रहेंगे, तुम बताओ वो कैसे टाइप की लड़की है। तो फिर चैन उसे बताता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ और तुम जो है अपने हिसाब से मेरे लिए बेस्ट तरीके का फ्लावर्स बना दो। और वो उसे 8000 ट्रांसफ़र कर देता है। तो जिया तो काफ़ी शॉक होती है कि इतने सारे पैसे दिए। फिर वो फ्लावर बकेट यहाँ घर तक डिलीवर करने आती है और उसे कहती है तुमने मुझे ज़्यादा पैसे दिए थे इसलिए मैंने बचे हुए पैसे रिफंड कर दिए। तो चैन कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। फिर वो लू को आवाज़ देने लगता है कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, आज मेरी फ़्लाइट जल्दी की है, तो आप अपना ख्याल रखना और ज़्यादा चक्कर आए तो एम्बुलेंस को कॉल कर लेना। तो जिया पूछती है कि तुम्हारे भाई को क्या हुआ है। तो फिर चैन बताने लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है। तो जिया पूछती है कि फिर आखिर तुम अपने भाई को अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो। तो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कन्फेशन भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो कहता है कि मेरी पुरानी क्लासमेट, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे मेरी भाई की केयर करने में। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है मुझ पे छोड़ दो। तो वो बहुत ही खुश होकर इसे घर के अंदर ले लेता है और अपना दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। और फिर चैन जैसे यहाँ पर लू के पास आती है तो वो उसे देख कर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर वो बताती है कि चैन को अर्जेंटली काम से जाना था और मुझे तुम्हें यहाँ पर अकेले देखकर फिक्र हो रही थी, तो मैं थोड़ा देर तुम्हारा ख्याल रखने आ गई। तभी यहाँ पर लू को अपने भाई चैन का मैसेज आता है कि भाई मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। फिर लू जिया को मना कर रहा होता है कि तुम रहने दो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तभी अचानक से वो उसके सर पे हाथ रख कर के उसका फीवर चेक करने लगती है और कहती है कि कितना गर्म है और तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, ये बताओ कि आखिर मेडिसिन कहाँ पर रखी है और मैं जाकर तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो फिर वो बताने लगता है कि वो स्टडी के ड्रॉअर में मेडिसिन रखी हुई है। वो कहता है कि मैं खुद लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर जिया जल्दी से उसे बैठाती है और कहती है कि तुम हिलो भी मत, मैं खुद ले आऊँगी। फिर वो स्टडी रूम के यहाँ ड्रॉअर में से मेडिसिन ढूंढने जाती है और तभी उसका सर टेबल से टकरा जाता है। और इसी टाइम पर यहाँ पर तभी फिर लू पहुँच जाता है उसे बचाने के लिए और हल्का सा जो उसे लग गया होता है उस पर वो मेडिसिन लगाने लगता है। और तभी वो उसकी एक पुरानी चोट की भी निशान देखता है। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, ये चोट तो मुझे बचपन में आई थी। उसे बता रही होती है कि वो हमेशा ही ऐसे गिरती पड़ती रहती है क्योंकि उसकी जो कॉन्टेक्ट लेंसेज है उससे भी उसे कोई इतना भी खास नहीं दिखता है क्योंकि वो नियर साइटेड है, वो पास की चीज़ें ही ठीक से देख पाती है। और फिर जिया यहाँ लू के रूम में अपने फेवरेट वॉइस एक्टर रैन की बहुत सारी चीज़ें देख लेती है और उससे पूछ लग जाती है कि आखिर ये सब तुम्हारे पास कैसे। वो फिर यहाँ शक कर रही होती है। तो वो कहता है कि असल में मैं भी वॉइस एक्टर रैन का फ़ैन हूँ, इसलिए उसकी सारी चीज़ें खरीद कर मैंने कलेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर जिया यकीन कर लेती है और खुश जाती है कि हम दोनों ही रैन के फ़ैन हैं। फिर वो कहती है कि वैसे तुम्हारे पास इतना पैसा है, मतलब कि तुम बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे ना, और तुम कहीं बहुत ही रिच फैमिली के यंग मास्टर होंगे। तो जिया की बातें सुनकर लू सोच रहा होता है कि उसे पक्का यह आइडेंटिटी पसंद नहीं होगी, इसलिए वो उसे झूठ बताता है कि नहीं, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैंने बस जो भी पैसे जमा किए तो यही सोचे कि जो मेरी पसंद की चीज़ें उन्हें खरीद लूँ। कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। तो वो कहती है कि अरे मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, मैं इतनी लालची थोड़ी ना हूँ। फिर वो खुश होकर कहती है कि क्या मैं सच में ले सकती हूँ। हाँ बोलता है तो जिया कहती है कि मैं इतनी भी ज़्यादा लालची नहीं हूँ, तो मैं एक ही लूँगी। फिर वो एक माइक यहाँ पर चूज़ कर लेती है। वो लू को बताने लगती है कि रैन ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था वो तब से उसे जानती है और उसकी फ़ैन रही है, उसने 5 सालों से उसे फॉलो करी है और सब जानती है कि कैसे धीरे धीरे करके वो आज इतना बड़ा वॉइस एक्टिंग का लेजेंड बना है और वो अब एनीमे के लिए भी वॉइस देता है। तो जिया की बातें सुनते हुए लू याद कर रहा होता है कि कैसे जब वो वॉइस एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता था तो उसके ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे और उन्होंने उसे बोले थे कि उसके मार्क्स इतने अच्छे हैं तो वो चुपचाप से अच्छे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे और उसके बाद वो उनकी कंपनी ज्वाइन करेगा। पर लू अपना सपना पूरा करना चाहता था तो उसके ग्रैंडपा ने फिर उसके सारे पैसे भी बंद कर दिए थे और कह दिए थे कि देखना वो जल्द ही जब बिना पैसों के रहेगा तो खुद ही उनके पास आ जाएगा। और तभी फिर लू ने अपनी वॉइस एक्टिंग की जर्नी को शुरू किया था। अब यहाँ पर जिया उसे कह रही होती है कि सभी लोग वैसे ऐसा सोचते हैं कि वो चीट करके आगे बढ़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कैसे उसने एक एक स्टेप आगे लिया है और फिर अब इतनी सक्सेस पाए।
तो अपने बारे में ये सब सुनकर लू से थैंक यू बोलता है। फिर इतने में जिया को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, तो वो तुरंत उनका कॉल उठाती है और कॉल पर उसकी मॉम उसे डांटने लगती है कि वो इतने देर से उनका कॉल नहीं उठा रही थी, और ऊपर से उसके पास बॉयफ्रेंड है, इस बारे में उसने उन्हें खुद बताई भी नहीं। तो जिया कहती है कि मॉम आप क्या बोल रही है, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर उसकी मॉम कह रही होती है कि अभी भी तुम नहीं मान रही हो, वो तो मैंने उसका लास्ट टाइम नाम नहीं पूछी थी, नहीं तो मैं अभी बताती। देखो अब झूठ बोलना बंद करो, अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर वो लड़का तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था, चलो ये बताओ कि उसे खाने में क्या पसंद है। तभी लू यहाँ पर आकर जिया से फ़ोन ले लेता है और उसकी मॉम से कॉल पे बात करता है और बताता है कि हेलो आंटी, मैं जिया का बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूँ। तो जिया की मॉम तो खुश हो जाती है और अच्छे से बात करने लगती है। यहाँ पर लू बता रहा होता है कि उसकी फैमिली का एक छोटा बिजनेस है, और वो फिर उन्हें अपनी पसंद की सारी खाने की डिशेस के बारे में बताने लगता है। तो जिया तो बस शौक यहाँ पर लू को देखती रह जाती है, और फिर वो उसे खुद का बॉयफ्रेंड बताते हुए सुनकर खुश हो रही होती है। और लू जिया की मॉम से बातें कर रहा होता है कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, वो यहाँ पर जिया का अच्छे से ख्याल रख रहा है और उन लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है। फिर जैसे ही लू यहाँ कॉल कट करने के बाद जिया को उसका फ़ोन रिटर्न करता है, तभी वो उसके पास आती है और कहने लगती है कि क्या तुम मेरी एक और रिक्वेस्ट मानोगे, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो यहाँ पर शॉक हो रहा होता है। तभी जिया तुरंत ही क्लियर करती है कि मैं बस प्रिटेंड करने को बोल रही हूँ। कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाऊंगी, मैं तो बस तुम्हें अपनी मॉम के सामने थोड़ा सा प्रिटेंड करने के लिए बोलूँगी, और बदले में मैं तुम्हारी केयर भी करूँगी और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगी। तो लू कहता है कि लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे झूठ बोलते रहना तो सही नहीं होगा ना। तो फिर वो कहती है कि लेकिन मैं बिल्कुल भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मान जाओ ना, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो फिर वो हाँ बोल देता है और जिया तुरंत ही उसके साथ हैंडशेक करके डील कर लेती है। कहती है कि ठीक है बॉयफ्रेंड, अब तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो लू फिर ये सुनकर स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे लू जिया के साथ उसकी फ्लावर शॉप में होता है और उससे वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम भी मुझे ये फ्लावर्स को कट करके लगाना सिखाओगी। तो फिर वो कहने लगती है कि अरे इसमें कांटे हैं, तुम मत करो। तो कहता है कि तुम मुझे सिखाओ तो मुझे आ जाएगा। तो फिर जिया उसे फ्लावर्स के बारे में फिर बता रही होती है कि कैसे उसे कट करना है कैसे नहीं, और वो बताने लगती है कि आज का जो उसे ऑर्डर मिला है वो एक ओल्ड अंकल ने दिए अपनी वाइफ के लिए, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी जो है। तो मैंने उन ओल्ड आंटी की पसंद के हिसाब से पिंक फ्लावर वाला ही ये थीम बनाने का सोची हूँ। वो उसे डिटेल में बता रही होती है। लोग उसमें एक और फ्लावर ऐड करने का सोचते हैं, और लू भी समझ जाता है कि वो कौन सा फ्लावर होगा। वो भी उस फ्लावर को हाथ लगाता है, दोनों के हाथ गलती से टच हो जाते हैं और जिया फिर नर्वस होकर जल्दी से अपना हाथ हटाती है और फिर लोग यहाँ फ्लावर रेडी कर लेते हैं। तभी यहाँ पर वही ओल्ड अंकल अपना फ्लावर लेने आते हैं। तो यहाँ पर वो जिया से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है। तो वो पहले तो मना करने वाली होती है, पर फिर सोचती है कि नहीं, आखिर ये उसकी मॉम के बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड है, उसे यहाँ पर भी एक्टिंग करनी पड़ेगी लू को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की, क्योंकि अब उन लोगों ने ये डिसाइड जो करें। फिर वो उनसे कुछ नहीं कहती है और पूछती है कि आपको फ्लावर्स पसंद आए। तो फिर वो तारीफ़ करते हैं कि हाँ, और कहने लगते हैं कि वैसे मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी किसी इंसान को डिसेबल बंदे के साथ जोड़ी नहीं बनानी चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। तो जी एस पर अंकल को कुछ बोलने जाती है, इतने में वो यहाँ से जा चुके होते हैं और फिर वो उन्हें कुछ कह ही नहीं पाती। तो यहाँ पर फिर वो लू के पास आकर उसे कहने लगती है कि तुम उनकी बात का बुरा मत मानना, उनका ऐसा कुछ मतलब नहीं था। वो उसे यहाँ पर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती है कि वो सैड ना हो, और इतने में बाहर कोई कस्टमर आ जाता है और उसे आवाज़ दे रहा होता है। तो जिया कहती है कि 1 मिनट में आ रही हूँ, और वो यहाँ लू को एक्सप्लेन करने में लगी होती है। तो लू कहता है कि पहले जाओ और उन्हें उनके फ्लावर्स दे दो। तो कहती है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं अभी आती हूँ। फिर जब जिया अपना ऑर्डर लेकर वापस आती है तो देखती है कि लू यहाँ पर है ही नहीं और वो अपसेट होकर जा चुका है। फिर लू अपने घर पे अपसेट लेटा होता है, तभी उसे जिया मैसेज करती है और उसे सॉरी कह रही होती है और कह रही होती है कि वो इतना गुस्सा ना हो। वो कहती है कि वैसे तो गुस्सा होना तुम्हारा हक बनता है, लेकिन प्लीज़ गुस्सा होना छोड़ दो। तो फिर वो मैसेज देखकर उसे रिप्लाई देने जाता है, और यहाँ पर जिया परेशान हो रही होती है कि क्या सिग्नल नहीं जा रहा है, आखिर उसका मैसेज क्यों नहीं आया। फिर इतने में उसका मैसेज आता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो। तो जिया फिर उसे कहती है कि अच्छी बात है तुम गुस्सा नहीं हो। वो उसे कहने लगती है कि कल न्यू ईयर की पार्टी में वो उसे एक अच्छी डिनर की ट्रीट देना चाहती है। तो इसके लिए लू मना कर देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो यहाँ अपसेट होता है और सोच रहा होता है कि मैं एक डिसेबल हूँ तो मुझे उससे दूर रहना चाहिए, मैं उससे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे लू अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे उसके भाई चैन की कॉल आती है और वो कहने लगता है कि भाई आप न्यू ईयर वाले दिन भी कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे हो और बोरिंग की तरह घर में पड़े हो। तो फिर लू उसको कॉल कट करता है। फिर रात में वो थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाता है, फ्रेश एयर लेने के लिए, और तभी यहाँ जब वो वापस रिटर्न होता है तभी उसकी व्हील चेयर
कंट्रोल खो देती है और पीछे जाने को लगती है। तो यहाँ पर जल्दी से इसी टाइम पर जिया पहुँच जाती है और उसकी व्हीलचेयर रोक कर उसे बचा लेती है। फिर जब वो उसे फ्लावर दे रही होती है तो लू पहचानता है कि ये जिया है। वो उसकी तरफ देख रहा होता है और जिया उसे दिखाती है कि उसने हॉट पॉट लेकर आई है खाने में और वो दोनों अभी हॉट पॉट इंजॉय कर सकते हैं। फिर वो उसे यहाँ घर में ले आती है और फिर वो फ्रेश हॉट पॉट बनाने लग जाती है और तभी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी एक और हेल्प चाहिए थी। तो वो बोलता है कि क्या। तो यहाँ जिया उसे बताने लगती है कि असल में आज न्यू ईयर है ना, तो कम से कम मुझे तुम्हारी और मेरी एक फ़ोटो लेकर अपनी मॉम को भेजना था ताकि फिर मैं उन्हें बिलीव दिला सकूँ। तो वो मान जाता है फ़ोटो के लिए और यहाँ पर जब जिया फ़ोटो के लिए पोस्ट कर रही होती है तो वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसे तुम्हारी मॉम को ज़्यादा बिलीव होगा। फिर जिया तो बहुत नर्वस हो रही होती है, इन लोग की एक फ़ोटो हो जाती है तो कहती है कि बस अब इतना काफ़ी है, अब तुम खाना एंजॉय करो। फिर यहाँ पर वो वापस अपना फ़ोन चेक कर रही होती है और कहने लगती है कि पता नहीं आखिर रैन ने आज वापस से अपनी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं अपडेट किया, आखिर क्या हो गया है। तो लू कहता है कि कल तो वो बीमार था तो इसलिए कल उसने छुट्टी किया था, तो आज भी ज़रूर उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए उसने आज भी छुट्टी कर लिया। लेकिन देखना कल वो पक्का सुबह फर्स्ट अपना रिकॉर्डिंग का ही काम करने वाला है। तो जिया खुश होती है और कहती है कि क्या तुम वीआईपी फ़ैन हो इसलिए तुम्हें अंदर की न्यूज़ मिल जा रही है। लू पूछने लग जाता है कि वैसे तुम आखिर रैन की इतनी बड़ी फ़ैन क्यों हो। तो बताने लगती है कि मैं उसकी बहुत ही पुरानी फ़ैन हूँ। वो बताती है कि ये बात हाई स्कूल टाइम की है, जब मैंने पहली बार उसकी ऑडियो सुनी थी। मैं उसकी वॉइस से बहुत ज़्यादा इनकरेज होती हूँ। तो फिर ये सुनकर लू कहने लगता है कि वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं पूरी उसकी कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छी खासी कॉपी तो कर लेता हूँ। तो क्या तुम सुनना चाहोगी। वो इसे अपने वॉइस रिकॉर्डिंग वाले स्टूडियो में ले आता है, जिसे देखकर जिया तो शॉक रह जाती है कि यहाँ की सारी चीज़ें तो कितनी अच्छी लग रही है। तो फिर वो बताता है कि यहीं पर ही वो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस और डेमोस वगैरह करता है। तब यहाँ पर जिया लू की पुरानी फ़ोटो देख रही होती है और दिखती है कि उसमें वो खड़ा है। तो फिर वो सोचती है कि यानी वो पहले से डिसेबल नहीं था। लू बताता है कि वो मेरी 3 साल पहले वाली फ़ोटो है और असल में उसके बाद ही फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लू बताता है कि इस पेपर पे जो लिखा है मैं वो सब रीड अभी करने वाला हूँ। फिर वो जैसे ही बोलना स्टार्ट करता है तो जिया शॉक हो जाती है और तुरंत ही फिर अच्छे से बैठकर उसकी वॉइस सुनने लगती है और सोचती है कि ये बिल्कुल सेम है। फिर वो आँखें बंद करके उसकी वॉइस को अच्छे से सुन रही होती है, जिसमें वो कोई रोमांटिक स्टोरी सुना रहा होता है और जिया फिर उसमें लू को इमेजिनेशन करने लग जाती है और उसे किस भी करने वाली होती है। इतने में यहाँ पर लू उसे आवाज़ देता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो होश में आती है। फिर तभी अचानक से जिया की एक आँख में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाता है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं लगा पाती है और गर्मी की वजह से अब उसे इरिटेशन हो रहा है। वो कहती है कि मैं अब चलती हूँ और जैसे यहाँ से भाग कर जा रही होती है तो ठीक से देख भी नहीं पा रही होती है। लू कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने घर जा रही हूँ। तभी इतने में वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है कि अब तुम हिलो मत, और फिर उसकी लेंस को निकालने में उसकी मदद करता है और वो शौक रह जाती है कि वो लगता है उस पर बहुत ट्रस्ट करने लगी है। तभी उसकी आंखें ब्लिंक भी नहीं हुई और उसने उसे निकालने दे दी। फिर नेक्स्ट डे जिया लू को पिक करने पहुंचती है और उसे बताती है कि चैन ने मुझे कॉल किया था कि आज उसकी फ़्लाइट लेट होने वाली है तो मैं उसकी जगह तुम्हें पिक कर लूँ। तो फिर लू बताता है कि हाँ मेरे भाई ने अभी मुझे बता दिया और तुम्हारा थैंक यू कि तुम मुझे पिक करने आई। वो उसे यहाँ पर फिर ब्रेकफास्ट देने लगता है। तो जिया देखती है कि ये सैंडविच है जो कि उसे पसंद नहीं, उसके अंदर के वेजिटेबल की वजह से। पर जैसे ही इसे टेस्ट करती है तो उसे पता लगता है कि ये बाहर का नहीं है। तो फिर वो उसे कहती है कि तुमने बनाया हो। तो लू काफ़ी बहाने बना रहा होता है। जिया खुश होकर उसे अपने पास रख लेती है और कहती है कि चलो अब चलते हैं। फिर जब ये लोग कार में आके बैठते हैं तो लू कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम्हें कार भी ड्राइव करनी पड़ेगी अब। तो वो कहती है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतनी लग्जरी कार ड्राइव करने को मिलेगी। फिर लू को सीट बेल्ट लगाते हुए स्ट्रगल करता हुआ देखकर जिया उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करती है और दोनों फिर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर इसके बाद वो उसे यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर ले आती है जहाँ पर डॉक्टर उसे चलने की और अपने मसल्स को यूज़ करने के लिए ट्रेन वगैरह कर रहा होता है और यहाँ पर फिर जिया भी उसकी हेल्प कर रही होती है। तो डॉक्टर थोड़ा देर के लिए उसे लू के पास उसका साथ देने के लिए छोड़कर जाता है और तभी यहाँ पर लू खड़े होने की प्रैक्टिस करते हुए जैसे गिरने वाला होता है तो जिया तुरंत ही बचा लेती है। फिर नेक्स्ट डे जिया उसे चिल्लाती है कि वो उसे अच्छे से बात कर रही थी पर वो बहुत ही बदतमीजी कर रहा है। वो कहती है कि तभी तो मुझे यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स होने के बाद भी कुछ गंदी सी स्मेल क्यों आ रही थी, क्योंकि तुम जैसा गंदा इंसान जो यहाँ पर है। तो फिर ये बंदा और कहता है कि अच्छा तो तुम एक डिसेबल बंदे हो और यहाँ हीरो बनने आए हो। और फिर वो जिया से पूछता है कि क्या ये इडियट तुम्हारा फ्रेंड है। तो जिया कहती है कि बदतमीजी करना बंद करो। लू इस बंदे का हाथ मोड़ करके उसे दूर कर देता है। वो डर के भाग जाता है और कहता है कि तुम लोग को मैं बाद में देख लूंगा।
फिर जिया खुश होकर लू से कहने लगती है कि तुम तो खड़े हो गए। तभी अचानक से वो फिर गिरने लग जाता है और जिया उसका सर टकराने से बचा लेती है। और तभी अचानक से दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं कि बिना कंट्रोल के फिर एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। पर इतने में फिर जिया की फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है, तो फिर उसे होश आता है कि वही क्या करने जा रही थी। यहाँ पर फिर वो दोनों दूर होते हैं और लू भी बहाने करता है कि मेरे फेस पर कुछ लगा था, तुम वही क्लीन करी थी ना। तो वो हाँ बोलती है और फिर वो उससे पूछने लग जाती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि जो ग्रूम है वो मेरा फ्रेंड है। तो कहती है कि ये तो कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। फिर यहाँ लू अपसेट होकर कहने लगता है कि मुझे लगा था कि शायद मैं खड़ा हो सकूँगा, पर लगता है अभी भी मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन देखो कितनी अच्छी प्रोग्रेस हुई है कि तुम अब धीरे धीरे खड़े भी हो पा रहे हो। फिर वो अपनी बातों से उसे कंफर्ट कर देती है और फिर खुद अपसेट होने लग जाती है कि लेकिन यहाँ पर वो जो मिस्टर जैंग है वो तो बार बार मेरी चीज़ें ख़राब करने के पीछे पड़ा है। तो लू कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारे साथ। जिया खुश हो रही होती है और फिर लू पूछने लगता है कि यहाँ वेडिंग सेरेमनी में जो भी सारा फ्लावर्स का अरेंजमेंट है वो तुमने करी हो, सच में तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो। तो कहती है कि इतनी भी खास नहीं। लू कहता है कि सच में मेरी शादी के टाइम पर तो मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा, मैं तो इतने सारे ट्रबल से बच जाऊँगा, सब तुम कर दोगी। जिया शौक होती है कि शादी। तो फिर वो कहने लगते हैं कि तू भी तो मेरे वेडिंग वेन्यू को अच्छे से डेकोरेट कर दोगी ना। तो कहती है कि हाँ हाँ ये मैं कर दूंगी। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जिस लड़की की वेडिंग हो रही होती है ये जैंग उससे लड़ाई कर रहा होता है कि तुम किसी पागल लड़की हो जिसने यहाँ हम जैसे प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर के बजाय ऐसी बेकार सी फ्लावर्स वाली को बुला लिए। जब हम जैसे वेडिंग प्लानर को तुम अफोर्ड ही नहीं कर पा रही हो तो आखिर वेडिंग ही क्यों कर रही हो। तो फिर ये लड़की यहाँ पर उसे ही निकाल देती है कि तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुम जैसे वेडिंग प्लानर की जरूरत नहीं है। तो फिर वो गुस्सा होकर चला जाता है। फिर जिया को स्लो से बताने लग जाता है कि वॉइस एक्टर रैन यहाँ पर आने तो वाला था लेकिन उसे कहीं ज़रूरी काम पड़ गया तो वो कोई दूसरे सिटी गया हुआ है। तो ये कहती है कि अच्छा तुम तो VIP फ़ैन हो, तुम्हें तो अंदर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर जिया को उस ब्राइड की हेल्प करने के लिए आइडिया आता है और वह यहाँ पर सभी को बताने लगती है कि वॉइस एक्टर रैन कोई और नहीं बल्कि ये है। वो लू को माइक पकड़ा देती है और कहती है कि किसी को पता नहीं चलेगा, तुम बस सभी के सामने अच्छे से प्रिटेंड कर लो। तो यहाँ पर फिर लू अच्छे से स्पीच वगैरह दे देता है जिससे फिर सारे लोग उसकी वॉइस सुनने के बाद यकीन कर लेते हैं कि वो बिल्कुल सच कह रही है, यही वॉइस एक्टर रैन है। और यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी अच्छे से फिर हो जाती है। और फिर जब ब्राइड के फ्लावर बकेट फेंकने का टाइम आता है तो यहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं पर ये फ्लावर सीधा लू के हाथ में जाता है और फिर वो यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम दोनों को ही उन लोग की मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है। और फिर यहाँ फिर वो ब्राइड और ग्रूम को उनकी मैरिज के लिए विश कर रहा होता है। तभी जिया फिर उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोलने लगती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार इतने सारे लोगों के सामने इतना कुछ बोला। जिया कहती है कि मैं बोलूँ तुम्हारी वॉइस सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है और देखना तुम भी एक दिन वॉइस एक्टर रैन की तरह बहुत ही पॉपुलर हो जाओगे। तो कहता है कि अच्छा, अभी तो तुम रैन का नाम सुनकर मुझे भी छोड़कर चली गई थी, तुम ज़्यादा बड़ी उसकी फ़ैन हो। वो कहता है कि अगर रैन यहाँ पर आ जाए तो बताओ तुम क्या करोगी। तो फिर वो सोचने पड़ जाती है। फिर यहाँ पर लू जब अपने भाई चैन से मिलता है तो चैन कहने लगता है कि भाई सच में आप ऐसा उससे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मुझे समझ आया कि जिससे भी प्यार हो जाता है वो सच में इतने ज़्यादा स्टूपिड हो जाते हैं। वो पूछता है कि फिर आखिर जिया ने इस पर क्या जवाब दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया भी अपनी फ्रेंड को इस बारे में बता रही होती है कि वो कुछ नहीं बता पाई क्योंकि उसे नहीं पता। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम तो वॉइस एक्टर रैन को पसंद करती थी, तो क्या हो गया, तुम्हें अब किसी और से प्यार हो गया है। वो पूछती है कि वैसे भी मैंने सुनी हूँ कि लू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है कि अरे मैं बस प्रिटेंड कर रही हूँ, बस मेरी मॉम को दिखाने के लिए, नहीं तो फिर वो बार बार मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती रहती है और ब्लाइंड डेट से बचने के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो मैं तुम्हारी लू के लिए और रैन के लिए जो भी फीलिंग्स है उसे हार्ट बीट में मेजर करती हूँ। तो पहले तुम रैन के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचो। तो जब जिया आंखें बंद करती है तो उसे लू का चेहरा ही नजर आ रहा होता है और वो आकर उसे किस कर रहा होता है। तो वो अपनी आंखें खोलती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि यानी तुम लू के बारे में सोच रही थी। तो जिया कहती है कि आखिर मैंने रैन को देखी थोड़ी ना हो, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कैसा दिखता है, तो इसलिए मुझे लू का ही चेहरा दिखाई दे रहा था। जिया की फ्रेंड उससे कहती है कि माना कि वो लू बहुत ज़्यादा हैंडसम है लेकिन वो डिसेबल है, तो अगर तुम उसको डेट करोगी तो फिर तुम्हारी लाइफ तो बहुत ही टफ हो जाएगी। तो जिया कहती है कि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और उसका हैंडसम फेस उनमें से एक है, और वैसे भी हर इंसान में अलग सी बहुत सारी कमी होती है, और वैसे जो वो डिसेबल है वो तो सबसे कम नोटिस होता है।
ज़्यादा तो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं जो ज़्यादा नोटिस होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हें तो उससे पक्का प्यार हो गया। वो कहती है कि अच्छा ये सब बोलना बंद करो, मैंने बोली थी ना कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी, ये तुम मेरे लिए ड्रेस चुनने में हेल्प कर देना, मुझे उसके साथ फ़ोटोज़ जो खिंचवानी है। तो फिर इसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा तो तुम डेट पर जाने वाली हो और मुझे कहती हो कि उससे प्यार नहीं है, झूठी कहेंगी। दूसरी तरफ लू भी अपने भाई चैन को बता रहा होता है कि वो कोई डेट पर नहीं जा रहा है, बल्कि वो लोग बहुत सारी बस ग्रुप फ़ोटोज़ लेने वाले हैं उसकी मॉम को दिखाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि लू एक पार्क में जाकर जिया का इंतज़ार कर रहा होता है और तभी वो यहाँ पर एक लेडी और उसके हस्बैंड को अपने छोटे बच्चे के साथ देखता है और उन्हें पहचान लेता है। वो यहाँ पर अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं कि शाओ को क्या बुरा लगेगा कि हमने उसको एक छोटा भाई दे दिए। इन लोग को देखकर लू अपनी असिस्टेंट शाओ को याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लू उस दिन अपने कोई इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए जा रहा था अपने फैंस लोग से मिलने के लिए। तो उस दिन वो बहुत ही नर्वस था तो इसलिए ड्राइव करने से डर रहा था। तो फिर उसके असिस्टेंट ने बोला था कि वो उसकी जगह ड्राइव कर लेगा और वो उसे फुल सपोर्ट कर रहा था। पर फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके असिस्टेंट शाओ की मौत हो जाती है। जब उसके पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लू को चिल्लाने लगते हैं कि उनका बेटा तो इस दुनिया से चला गया, काश उसके बेटे की जगह वो मर जाता, आखिर वो क्यों बच गया। तो ये सुनकर वो कुछ कह भी नहीं पाता है और तभी उसके पैर में इतनी ज़्यादा चोट भी लग गई थी तो वो तभी से डिसेबल हो गया था। फ्लैशबैक खत्म होता है और अब यहाँ पर लू उन लोगों को देखकर बस यही सोच रहा होता है कि हाँ मुझे ही मर जाना चाहिए था। फिर यहाँ पर जिया का उसे कॉल आ रहा होता है पर ये उसका कॉल नहीं उठाता। जिया काफ़ी परेशान हो जाती है कि लू कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है, उसका कॉल भी नहीं उठा रहा है। तो वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है और फिर इतना ढूंढने के बाद वो उसे रास्ते में ड्रिंक करता हुआ मिलता है। जिया उसको यहाँ नीचे पड़ा हुआ देखकर जल्दी से उसके पास जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो। वो कहने लगता है कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही शॉपिंग मर गया, उसके पेरेंट्स ने उसे कितना केयर से बड़ा किया था। वो कहने लगता है कि आखिर शॉपिंग की जगह मैं क्यों नहीं मर गया, मुझे ही मर जाना चाहिए था। तभी यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने से रोकती है और उसे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ये बस एक एक्सीडेंट था तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वो बताने लगता है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से उसका करियर स्टार्ट होने के टाइम पर ही ख़त्म हो गया, उसका तो फ्यूचर तभी स्टार्ट ही हुआ था। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं इतना यूज़लेस क्यों हूँ, मेरी वजह से ही वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो वो कहती है कि बस अब अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। वो उसे समझाने लगती है कि उसका जीने का रीज़न है, वो आज जो ठीक से सांस ले पा रहा है, उसे देख पा रहा है, ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है और उसे अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर जिया उसे अपने घर पे ले आती है और उसे पानी निकाल कर देती है और कहती है तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए तो तुम शावर खुद से ले लोगी या तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वो अकेले शावर लेने चला जाता है और तभी यहाँ पर जिया को उसकी मेडिसिन बॉक्स मिलती है तो उसे पता लगता है कि सच में वो डिप्रेशन से कितना गुजर रहा था और उसने ये सब अकेले सफ़र किया। फिर इतने में उसे गिरने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से बाथरूम में जाती है उसे उठाने के लिए। फिर वो उसे बैठा देती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें क्लीन कर देती हूँ। वो उसका शर्ट का बटन खोल रही होती है तो फिर वो रोकता है कि मैं खुद कर लूँगा। या उससे बताने लगता है कि वो बहुत ही सेल्फिश पर्सन है तो वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर ना करे। तो कहती है कि फिर यही समझ लो कि मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ और मैं तो एक छोटी सी भीगी हुई बिल्ली की भी हेल्प करती हूँ। और फिर वो यहाँ पर उसको क्लीन करने में मदद करती है। फिर हेयर ड्रेसर वो उसके बाल भी सिखा देती है और कहती है कि अब तुम सो जाओ, मैं भी अपना सोने जा रही हूँ। तभी वो उससे रोकता है और यहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया यहाँ लिविंग रूम में सो रही होती है और वो यहाँ सपना ही देख रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर अब मैं उसे कल कैसे फेस करूँगी। तभी इतने में उसकी मॉम यहाँ उसके घर पे आ जाती है और तभी उसे जगा कर कहती है कि इतना टाइम हो गया और वो अभी तक सोई पड़ी हुई है। तो फिर वो उठ जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम बताती है कि वो उसके लिए वेजिटेबल्स वगैरह बनाएंगी। यहाँ पर फिर वो जिया के लिए उसके कपड़े उसके वार्डरोब में से निकालने जाती है तो जिया ने रोक रही होती है कि मॉम मैं खुद निकाल लूँगी। तभी जैसे उसकी मॉम यहाँ उसके रूम में आती है तो यहाँ पर वो लू को देख लेती है। लू फिर उन्हें बताने लगता है कि मैं जिया का बॉयफ्रेंड हूँ, असल में कल लेट हो गया था सोने में तो इसलिए मैं अभी लेट उठा हूँ। तो मॉम कह रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम यंग लोग तो बहुत ज़्यादा काम करते हो तो फिर लेट सोने की वजह से लेट जागना तो बनता ही है। तो जिया कहती है कि मॉम अभी आप तो मुझे ये नहीं बोल रही थी कि मुझे आराम करना चाहिए और अभी आप कुछ और बोल रही हैं। फिर यहाँ पर लू देखता है कि उसकी मॉम व्हील चेयर की तरफ देखने वाली है तो वो जल्दी से बहाने करता है कि आंटी मैं भी अभी उठकर बाहर आता हूँ और वो जिया को इशारा करता है कि वो अपनी मॉम को बाहर लेकर जाए। तो फिर वो उन्हें लेकर चली जाती है। फिर लू से कहता है कि जब तुम्हारी मॉम किचन में होंगी तो तुम मुझे लिविंग रूम में लेकर चली जाना। तो वो हाँ बोलती है और मन में सोचती है कि वो मेरी मॉम से अपने पैर की ऐसी हालत छुपाना चाह रहा है। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पर जिया कहती है कि मॉम आखिर कौन ब्रेकफास्ट में इतना सब कुछ बनाता है जैसे कि हम खाना खा रहे हैं।
तो वो कहती है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, ये तो सब लू के लिए। और वो उसे अच्छे से खाना सर्व करके दे रही होती है कि तुम अच्छे से पेट भर के खाओ। तो जिया बस अपनी मॉम को ये सब हरकतें करते हुए देख रही होती है। लू फिर उनका खाना टेस्ट करके बताता है कि उन्होंने बहुत ही टेस्टी बनाई है। जिया की मॉम बताने लग जाती है कि इसमें ना रेड चिली डालेंगे तो और अच्छा लगेगा, वो उधर कैबिनेट में रखा है, जाओ ले आओ। तो लू यहाँ पर फिर सोचने पड़ जाता है कि वो कैसे उठेगा। तो जिया कहती है कि मैं लेकर आती हूँ। फिर लू कहता है कि रुको मैं लाता हूँ, और वो खड़े होने की कोशिश करता है पर उठ ही नहीं पाता। फिर मॉम कहती है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर लू बहाने करता है कि उसके बैक में कल से पेन हो रहा है, तो वो ठीक से वॉक नहीं कर पा रहा है। तो ये सुनकर मॉम कहती है कि अच्छा बैक में पेन, और स्माइल करने लगती है। तो फिर जिया कहती है कि मॉम आप क्या सोच रही हैं। यहाँ पर फिर लू भी कहने लगता है कि आंटी आप गलत सोच रही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करे। तो जिया की मॉम कहती है कि तुम लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ रही हूँ। और फिर वो तो लू को और अच्छे से सारे खाने खाने को दे रही होती है। फिर जिया और लू आपस में बात करते हैं। जिया उसे बताती है कि मैंने अपनी मॉम को कह दी हूँ, वो अब ऐसे जल्दी नहीं आएंगी और मुझे बता दिया करेंगी। लू कहता है कि वैसे अगर दोबारा मेरी हेल्प चाहिए होगी तो बता देना, और हाँ तुम्हारी मॉम यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिया फिर उससे कल रात के बारे में पूछ रही होती है कि उसने जो बोला था क्या वो सीरियस है। तो वो कहता है कि कौन सी बात। कहता है कि हाँ कल मैं तुमसे पार्क में मिलने नहीं आया था वो ना। वो कहता है कि सॉरी। जिया कहती है कि वो तो छोड़ ही दो, तुमने पूरा दिन मेरा कॉल नहीं उठाया और तुम कितने मुश्किलों से मुझे मिले थे, वो तो अच्छा है कि तुम सेफ थे। वो कहता है कि तुम्हारा थैंक यू और सॉरी दोनों भी, कि तुमने यहाँ पर घर लाकर मेरी इतनी केयर करी। तो फिर वो कहती है कि कल रात जो तुमने मुझसे बात करे थे और भी चीज़ें हुई थी, क्या उसके लिए तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो लू कहने लगता है कि जिया सॉरी, कल रात में बहुत ही ड्रंक था, तो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो जिया ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचने पड़ती है इसे कल रात की किस याद नहीं है, या फिर ये झूठा नाटक कर रहा है ताकि इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। फिर वो उसे फ्लावर्स के बारे में कुछ बातें करने लगता है। तो जिया कहती है कि मैं काफ़ी बिजी हूँ, और वो चली जाती है। फिर यहाँ से लू घर आने के बाद अपने भाई चैन को बताता है। तो फिर चैन कहता है कि भाई आपने जो करे आपको खुद ही नहीं याद है कि आखिर कल रात हुआ क्या। वो कहता है कि ठीक से याद करो कि जिया ने आपको क्या बोली थी, फिर शायद आपको याद आ जाए कि आपने उसे क्या बोल दिया और क्या करे। तो लू बता रहा होता है कि कल मैं बहुत ही बदतमीजी वाली हरकत कर रहा था, पर वो फिर भी मेरी केयर कर रही थी और उसे मेरा अच्छे से ख्याल रखी। तो चैन कहता है कि सच में भाई आप तो फेल हो चुके हो, मुझे लगा था कि आपने इतने अच्छे मौके का अच्छा फ़ायदा उठाए होंगे, पर आपके एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आते हैं पर प्यार में नहीं। आपने तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिए। फिर चैन देखता है कि ग्रैंडपा को उससे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो लू से कहता है कि पता नहीं ग्रैंडपा मुझे क्यों इतने सारे मैसेज कर रहे हैं। तो लू बताता है कि मैंने उन्हें ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया इसलिए। चैन कहता है कि ठीक है मैं बता दूं कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि भाई आप ब्लाइंड डेट पर जाओ, मैंने उनका मैसेज आप तक पहुंचा दिया। सच में वो ओल्ड मैन और आप दोनों ही बहुत ही बड़े जिद्दी हो। सच में मेरी क्रश अगर मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करती और पूरी रात मेरा ख्याल रखती तो मैं तो कब का उसे कन्फेस कर चुका होता। लेकिन आप तो एक लड़की को ऐसे ही खाली अटकाए हुए हो और कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि आप जिया को लाइक भी करते हो कि नहीं करते हो। तो फिर लू जिया के बारे में सोचने लग जाता है और वो कुछ जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ जिया अपनी शॉप में होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि लू ने जानबूझ के ड्रिंक का बहाना किया है कंफ्यूज होने का झूठा नाटक करने के लिए, और वो बहुत गुस्सा होती है। तभी यहाँ पर वही मिस्टर जैंग गुजर रहा होता है जो कि वही वेडिंग प्लानर था। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फिर मुझे मिल गई। वो उसे पहचान लेता है कि वो उसकी सेम स्कूल में थी और उसे क्लास नंबर भी याद होता है। यहाँ पर वो उसे अपने बारे में बता रहा होता है कि वो कितना बड़ा वेडिंग प्लानर है, तो उसकी काफ़ी पहचान है और वो यहाँ के बहुत सारे ब्रांच के स्टोर भी मैनेज करता है। तो उसे उसकी ये फ्लावर शॉप की जगह पसंद आ गई है। वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ डेट के लिए मान सकता हूँ, तुम तो बहुत ही इंटरेस्टेड होगी ना मुझे डेट करने के लिए। तो जिया पहले तो उसके सीक्रेट को कट कर देती है और समझा देती है कि वो फालतू यहाँ शो ऑफ करना बंद करे, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती है। तो वो कह रहा होता है कि भूलो मत कि तुम स्कूल टाइम में कितनी अगली थी। तो फिर वो भी कहती है कि लेकिन अभी मुझे देख सकते हो मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, तो तुम अपना मुंह लो और निकलो यहाँ से। और इस तरीके से जिया इसे यहाँ से भगा देती है। फिर इसके बाद चैन खुद से प्यार करे और खुद के लिए जी, और मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रह सकती हूँ। तो ये सुनकर वो खुश होता है और कहता है कि कल मैं अपने भाई को व्हीलचेयर के साथ तुम्हारे दरवाजे तक ले आऊँगा। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि बाइनिंग नाम की किसी लड़की से मिलने गया होता है अपने काम से रिलेटेड बात करने के लिए। पर यहाँ पर उसे पता लगता है कि उसके लिए मेरे साथ ऐसे ट्रिक्स ना खेले, और ऐसा बोलकर वो तुरंत ही जाने लगता है। और तभी जिया और चैन भी यहाँ से निकल रहे होते हैं। तो चैन जैसी लू को उस लड़की के साथ देखता है तो वो जिया को छुपा रहा होता है कि वो देख ना ले, पर तभी भी जिया यहाँ पर देख ही लेती है और वो पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। तो फिर बाइनिंग तो तुरंत ही लू के ऊपर हाथ रखकर बताने लगती है कि मैं इसकी ब्लाइंड डेट हूँ और अभी सब कुछ ठीक हुआ तो बस इसकी फियांसी बन जाऊंगी। जिया को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है
और फिर वो उन लोगों को ब्लेसिंग्स वगैरह दे रही होती है। तभी इतने में फिर उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है कि उसके फ्लावर शॉप को किसी ने तोड़ कर चला गया है। तो वो तुरंत ही फिर घबरा कर यहाँ से निकलती है जाने के लिए। फिर लू जाने को कर रहा होता है तो बाइनिंग उसे समझाने लगती है कि हम सिर्फ नाम की शादी करने वाले हैं, समझे, मुझे शादी से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने बिजनेस से मतलब है। तो इसमें दोनों कंपनीज को फ़ायदा होगा। तो तुम समझो बात को, तुम किसी को भी डेट कर सकते हो, तुम किसी को भी किस कर सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किस वर्ड सुनकर तभी इतने में लू को याद आ जाता है कि उसने उस दिन जिया को किस करा है और वो भूल ही गया था। फिर जिया अपनी शॉप के पास पहुंचती है और अपनी शॉप के आसपास ये तोड़ फोड़ का हाल देखकर शौक होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर जेंग भी खड़ा होता है। तो जिया कहती है कि ये सब ज़रूर तुम्हारा काम है ना। तो वो मान लेता है कि हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि ये शॉप मुझे दे दो, पर तुम मानी नहीं, तो फिर आखिर यही होगा ना। वो कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूँगी, मेरे पास एविडेंस भी है। वो सीसीटीवी फुटेज जाकर चेक करती है तो सारे फुटेज जुड़े होते हैं, उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो जेंग को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फिर वो बड़ा खुशी खुशी अंदर आता है और कहता है कि बहुत ही सिंपल है, पहले नंबर तो ये शॉप तुम मेरे नाम करोगी और दूसरा इमोशनल डैमेज के 10,000 एक्स्ट्रा पे करोगी। तो वो कहती है कि एक तो तुमने मेरी शॉप तोड़े और मुझसे पैसे मांग रहे हो। उसके ऊपर हाथ उठाने जाती है तो ये कहता है कि हाँ मारो मारो, फिर देखना मैं तुमसे और पैसे लूँगा। वो चिल्लाने लगती है कि तुम कितने शेमलेस हो। फिर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर लू अपनी कार से पहुँच जाता है और अपने असिस्टेंट को भी लाया होता है और यहाँ पर उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है कि ये शॉप उसने ऑलरेडी खरीद ली है और अब वो यहाँ का लैंडलॉर्ड है। तो जैंग तो ये डॉक्यूमेंट देखकर भी मान नहीं रहा होता और कहने लगता है कि तुम जैसा क्रीपर आकर मुझे फूल बना रहा है। तो उसका असिस्टेंट फिर लू की आइडेंटिटी के बारे में उसे बताता है कि वो बहुत ही रिच फैमिली का बेटा है। और फिर लू जैंग से कह देते हैं कि तुमने जो मेरी स्टोर तोड़े हो ना, अब उसका अंजाम तुम्हें बहुत ही बुरा मिलने वाला है। फिर इस जैंग को कॉल आती है उसके बॉस की और वो चिल्लाता है कि तुमने मिस्टर लू की स्टोर को तोड़ दिया, अब तुम भूल जाओ, अब मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर रहा हूँ, तुम्हें दोबारा कोई भी कंपनी में जॉब नहीं मिलने वाली है। फिर ये जैंग तो डर जाता है और तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है। तो लू कहता है कि माफ़ी मुझसे नहीं, उससे मांगो जिसके साथ तुमने गलत करे हो। तो वो तुरंत ही फिर जिया से माफ़ी मांग रहा होता है। तो लू कहता है कि क्या ये माफ़ी मांगने का कोई एटीट्यूड है, अच्छे से नील डाउन करके माफ़ी मांगो। तो लू के कहने पर फिर जैंग नील डाउन होकर भी यहाँ पर जिया को माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम पुराने क्लासमेट हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो गुस्से में कहती है कि निकल जाए यहाँ से। तो वो चला जाता है। फिर यहाँ पर लू जिया के पास आता है और उसे कहने लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, उस दिन असल में मैं सच में, तुम इतने रिच हो, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो उसे बताने लगता है कि वो उसे जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी नहीं लग जाती है कि जिया उसके बारे में वैसा कुछ भी फील नहीं करती है। वो फिर अपसेट होकर अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि लू का आज वॉइस एक्टिंग का शो होता है जिसमें वो फिर यहाँ अपने फैंस लोग से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि आज वो अपने 3 फैंस का कॉल रिसीव करेगा और उनकी स्टोरी सुनेगा। तो यहाँ पर फिर सारे लोग अपना अपना अप्लाई करने लग जाते हैं और जैसे ही लू जिया कहती है कि मैंने बोली ना कि वो ऑलरेडी उस लड़की को ही चूज़ करेगा। लू से समझाने लगता है कि क्या पता वो लड़का भी उसे उतना ही पसंद करता होगा, तो उसे एक बार उससे बात करनी चाहिए। फिर वो उसे अच्छे से यही सब समझाने में लगा होता है और फिर कॉल कट करने के बाद वो यहाँ पर जब अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग बंद करता है तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है कि वो मुझे लाइक करती है। फिर नेक्स्ट सीन में लू यहाँ जिया की बिल्डिंग के पास आता है और उसकी बालकनी को यहाँ से ही देख रहा होता है। तभी इतने में जिया पीछे से उसे देख लेती है और लू अपने डॉक्टर से कॉल पे बात कर रहा होता है कि वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता और बहुत ही गुस्से में हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे लू को यहाँ जिया ने लेक के पास मिलने के लिए बुलाई होती है, तो वो बहुत ही खुश होकर यहाँ पर फ्लावर्स लेकर पहुँचता है और सोच रहा होता है कि क्या वो मुझे एक चांस देना चाहती है। वो बहुत खुश होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिया लू के डॉक्टर से मिलती है और वहाँ पर उसके ट्रीटमेंट के बारे में वो उससे बताते हैं कि अगर वो एक्सीडेंट वाले सीन को उसके सामने वापस दिखाएगी तो इससे जो है उसका जो ट्रॉमा है वो ख़त्म होगा और उसके ट्रीटमेंट में शायद कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, ये थोड़ा रिस्की चीज़ है क्योंकि शायद उसे चोट भी आ सकती है, पर जिया फिर भी करने को तैयार होती है और लू के सामने फिर वो उसे हाई करते हुए कार चला रही होती है और एक्सीडेंट का नाटक करती है। लू तो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे बचाने के लिए वो व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करता है तो नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तभी यहाँ पर फिर जिया उसके पास आ जाती है और कहती है कि फिक्र मत करो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पर फिर वो गुस्सा होने लग जाता है कि वो क्या पागल हो गई थी, ऐसी हरकत करी थी, पर फिर उसे सॉरी कहता है और उसे हक करके रोए जा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम ठीक हो, यही सबसे अच्छी बात है। फिर वो कहता है कि अब और नहीं, मैं पहले अपने आप को रोक रहा था लेकिन ऐसे मोमेंट में मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और वो उसके साथ हमेशा साथ रहना चाहता है। कहता है कि मैंने बताया था ना मैं बहुत ही सेल्फिश पर्सन हूँ।
इसलिए मैं अब अपने आप को और नहीं रोक सकता। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। जिया को अपनी हार्ट बीट भी फील कराने लगता है। जिया कहती है कि ये सब हम बाद में बात करेंगे, पर यहाँ पर वो फिर भी नहीं मान रहा होता है और उसे किस भी करने लग जाता है। जिया उसे कहती है कि अभी तुम शांत हो जाओ पहले। फिर यहाँ पर लू का डॉक्टर और उसका भाई पहुँचते हैं, तो जिया उन लोग को लू को संभालने को देकर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फिर जिया जब अपनी शॉप में काम कर रही होती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। कॉल पर उसके मॉम डैड दोनों उससे बात कर रहे होते हैं कि वो लोग साथ में कुछ अच्छा सा कुकिंग कर रहे हैं। तभी जिया की मॉम उससे शाओ के बारे में भी पूछ रही होती है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, सब ठीक तो है ना। तो कह रही होती है कि मॉम अभी कुछ भी ठीक नहीं है। तो उसकी मॉम समझाने लग जाती है कि इतनी मुश्किलों से तुम्हें बॉयफ्रेंड मिला है, तो आखिर अब उसको झगड़ा करके भगा मत देना, उसको अच्छे से ट्रीट करो, कितना अच्छा है वो। अभी यहाँ पर शाओ के डैड सुन लेते हैं कि शाओ का कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो तुरंत ही कॉल पर फिर उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो कौन लड़का है, वो क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है उसका, और मेन वो पूछते हैं कि वो तुम्हारे साथ अच्छा है कि नहीं। तो फिर वो बताती है कि अब हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं, और वो कॉल कट कर देती है। फिर जिया को चैन की कॉल आती है और वो उसे थैंक यू कहने लगता है कि उसने जो लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करी थी उसकी वजह से डॉक्टर ने बताया कि उसकी थेरेपी पे काफ़ी अच्छा असर पड़ा है और अब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और वो कहता है कि तुम सच मेरे भाई की बहुत ही लकी स्टार हो, और वो उसे थैंक यू कहता है। तो जिया कहती है कि मैंने तभी कोई कुछ खास नहीं करी हूँ, और कॉल कट करने के बाद वो सोच रही होती है कि बस मैं इतनी ही लायक ही हूँ। फिर जब देर रात तक जिया अपनी शॉप में काम कर रही होती है तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से उसे इरिटेशन होता है और वो फिर कुछ देख नहीं पा रही होती है, और ऊपर से लाइट चली जाती है तो वो और अंधेरा फील कर रही होती है और डरने लग जाती है, क्योंकि ऐसा हाई स्कूल टाइम में भी उसके साथ हुआ था और उसके सारे जो स्कूल मेट्स थे उन लोगों ने उसे बुली करे थे, उसे अकेले छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर वो रोई रही होती है कि तभी इतने में लू यहाँ पर कैसे कैसे चल कर और क्रॉल करके उस तक पहुंच जाता है और उसे जल्दी से चश्मा पहनाता है, जिससे फिर जिया उसे देख पाती है और उसे कहने लगती है कि वो ऐसी हालत में भी कैसे आ गया। वो उसे हक करके फिर अपने बारे में बता रही होती है। हाई स्कूल टाइम में तो वो ऐसी बहुत ही अगली हुआ करती थी और लोग उसे बुली करने के लिए उसे अंधेरे में ऐसे छोड़कर चले गए थे। बताती है कि उस दिन ही उसने सबसे पहली बार रैन की वॉइस सुनी थी और उसकी वॉइस से उसे कंफर्ट फील हुआ था और वो शांत हो गई थी। जब वो उसे ये सब बताती है तो लू को फील होता है कि वो लोग तो इतने टाइम पहले से मिल चुके हैं। फिर यहाँ पर वो जिया को समझाने लगता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि वो तो सबसे बेस्ट है और वो हमेशा अपने दम पर बहुत कुछ कर सकती है। वो उसे यहाँ पर बहुत सारी उसकी इनकरेजमेंट करता है और फिर उसे किस करने लग जाता है, तो जिया भी फिर उसे किस बैक करती है। यहाँ पर फिर जब दोनों फिर वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो लू कहता है कि हाँ माना कि मैंने बिना परमिशन के पहले तुम्हें किस किया, लेकिन तुमने फिर मुझे किस करी हो और तुमने इनिशिएटिव ली हो। तो वो कहती है कि मैंने कोई इनिशिएटिव नहीं ली, वैसे भी वो एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ है। तो कहता है कि अच्छा, एटमॉस्फेयर की वजह से किसी को भी कभी भी किस करो। ये कहती है कि सब मुझ पर तुम नहीं डाल सकते, आखिर तुम्हें किसने बोला था वो सब मुझे बोलने को। लोग कहता है कि सच में तुम्हें तो मेरी वॉइस कितनी ज़्यादा पसंद है। तो जिया कहती है कि तुम्हारी किसे, मुझे तो रैन की वॉइस पसंद है। फिर इतने में जिया को सारी चीज़ें याद आ रही होती है। वो पूरा नोटिस करने लगती है कि रैन की वॉइस जो है और लू की वॉइस जो है वो पूरी की पूरी सेम है। फिर वो यहाँ समझ जाती है और उसे कह देती है कि तुम ही रैन हो ना, और तुम अब तक मुझसे ये भी झूठ बोल रहे थे। तो फिर यहाँ पर वो एडमिट करता है कि वही रैन है, लेकिन वो उससे बताता है कि उसने उसे सच इसलिए नहीं बताया कि वो उसकी इमेज के बारे में अच्छा सोच रही थी, लेकिन वो तो व्हील चेयर पर था। इसलिए वो बताता है कि मुझे लगा तुम डिसअपॉइंटेड फील करोगी, मैं तुम्हारे आइडल की तुम्हारी नज़रों में जो इमेज है वो ख़राब नहीं करने देना चाहता था। पर फिर जिया गुस्सा होकर चली जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू जिया को मनाने के लिए उसकी मॉम के घर पहुँच जाता है, क्योंकि जिया भी यहीं पर ही होती है। यहाँ पर जैसे ही उसकी मॉम उसे व्हील चेयर पर देखती है तो उसे देखने लग जाती है, तो लू ने काफ़ी एक्सप्लेनेशन देने लग जाता है कि कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, तभी से वो व्हील चेयर पर हो गया था, लेकिन अभी उसकी कंडीशन ठीक है और शायद वो धीरे धीरे फिर खड़ा भी हो पाएगा। फिर जिया की मॉम कुछ नहीं कह रही होती है, तो जिया उन्हें सॉरी कहने लग जाती है कि उसने लास्ट टाइम उन्हें ठीक से एक्सप्लेन नहीं करी थी। तो कहती है कि इसमें सॉरी वाली क्या बात है। वो यहाँ पर जल्दी से लू को अपने घर में लेती है और उल्टा उसकी तो और अच्छे से फिक्र कर रही होती है। फिर यहाँ पर लू जिया की मॉम और डैड दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है और उन्हें दे रहा होता है, और फिर बताने लगता है कि असल में वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जिया गुस्सा हो गई उससे। तो मॉम यहाँ पर जिया को डांटती है कि लू इतना अच्छा बच्चा है और तुम इससे गुस्सा हो रही हो। तो जिया तो शॉक हो जाती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ साइड में जाकर अपने भाई से कॉल पे बात करता है और अपने फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए कुछ टिप्स वगैरह लेता है। तो यहाँ पर चैनो से काफ़ी चीज़ें बताता है। फिर यहाँ पर लू जिया के डैड के साथ चेस खेलता है और उन्हें यहाँ चेस में हरा देता है। तो वो तो काफ़ी शौक रह जाते हैं क्योंकि आज तक वो हारे नहीं हैं। फिर तो वो लू से काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं
और यहाँ पर वो मान लेते हैं कि वो उन दोनों के रिश्ते के लिए रेडी है और लू ने पूरा एहसास दिलाता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा। फिर नेक्स्ट डे ग्रैंडपा ने लू और उसकी फियांसी को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए भेजे होते हैं, पर यहाँ पर लू का भाई उसके कहने पर उसकी फियांसी को यहाँ पर रोके रखा होता है और उसे अपने जाल में ले रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है। तो ये बाइनिंग तो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है और सब समझ रही होती है कि कैसे वो उसे फूल बना रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर लू ने जिया को बुलाया होता है और वो उसे यहाँ पर अपना लव एक्सप्रेस कर रहा होता है। तभी इतने में जैसी बाइनिंग यहाँ पहुँचती है तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम लोग कितने चालाक हो। यहाँ पर जिया को भी बातें सुनाने की कोशिश करती है और लू को भी। तो जिया यहाँ पर लू का साइड लेती है और उस लड़की को चिल्ला दी है कि वो लू के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती है। पर फिर यहाँ से जिया भी चली जाती है और रात में लू फिर एक शो में गया होता है जिसमें वो जिया के लिए अपना लव एक्सप्रेस कर रहा होता है कि वो जिस लड़की को पसंद करता है उससे उसने पहले कितनी दूरियां बनाया था क्योंकि उसे लग रहा था वो उसके लायक का नहीं है। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्लेन करता है ताकि जिया तक उसका मैसेज पहुंचे। फिर फाइनली जिया उससे मिलने के लिए मान जाती है और यहाँ पर वो भी उससे कन्फेस करती है। तो फिर लू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे उठा लेता है। तो जिया कहती है कि तुम पागल हो गए हो, ये क्या है। तो फिर वो बताता है कि वो ऑलरेडी ठीक हो गया था और उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। और फिर दोनों साथ किस करते हैं और घर जाके नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लू को उसके ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। तो लू तो नहीं मान रहा होता है, पर यहाँ पर जिया फिर लू को उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए लेकर जाती है। ग्रैंडपा तो जिया से गुस्सा होते हैं कि वो उनके ग्रैंडसन को उनसे अलग कर रही है और तभी तो वो उनकी कोई बात नहीं सुन रहे। तो यहाँ पर जिया उनको एक करने की कोशिश कर रही होती है और ग्रैंडपा को समझाने लगती है कि वो उनकी हेल्प कर सकती है। फिर वो उन्हें बिजनेस से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ बता रही होती है जो कि उसके फ्लावर शॉप से रिलेटेड है। वो एक नए तरीके का गार्डन जो है वो बनाने का उन्हें आइडिया दे रही होती है और बताती है कि उसके प्रमोशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उनके ग्रैंडसन की वजह से होगा, यानी कि लू की, जो कि बहुत ही फेमस वॉइस एक्टर है और उससे उसके फैंस लोग तो पक्का काफ़ी प्रमोशन के लिए आने वाले। ग्रैंडपा को आइडिया अच्छा लगता है और वो जिया को एक चांस देते हैं कि एक हफ्ते में अगर वो लोग इसका प्रेजेंटेशन अच्छे से रेडी कर लेते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट इन लोग को मिल जाती है तो वो उन दोनों के रिश्ते के लिए भी मान जाएंगे। जिया तो पूरा रेडी होती है इस शर्त के लिए और वो अपना फिर काम पर लग जाती है और वो और लू साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। फिर जब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वाला दिन आता है तो जिया बहुत ही अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देती है और यहाँ पर फिर बहुत सारे इन्वेस्टर को उसका ये प्रोजेक्ट पसंद आता है। बाइनिंग भी यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देने आई थी पर उसका प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, तो वो जिया की तारीफ़ करती है कि उसने कम से कम अच्छा करी। फिर बाइनिंग के डैड ने किसी और से उसकी मैरिज फिक्स कर दिए होते हैं और जिया उसे समझाती है कि उसे ऐसी मैरिज नहीं करना चाहिए जिसमें प्यार नहीं है, नहीं तो फिर आगे चल के वो बहुत ही पछताएगी। तो पहले तो वो उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेती है पर बाद में वो डिसाइड कर लेती है और जिया को इसके लिए थैंक्स करती है और फिर वो तो लू के भाई चैन के साथ भाग जाती है शादी से। तो लू और जिया डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पर अब वो लोग वेडिंग करेंगे और फिर उनकी एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी हो जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।